नमस्कार साथियों, आपका फिर से एक बार स्वागत है अपने चैनल स्किल एम्बेसडर पे। डीडीयू जीकेवाई गाइडलाइन 2.0 में आज मैं आपको एक और अच्छी गुड न्यूज़ देने जा रहा हूं कि पीआरएन नंबर डीडीयू जीकेवाई के लिए जो सबसे पहला काम होता है कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन की पीआरएन नंबर जनरेट करना होता है। पीआरएन नंबर जनरेट करने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, उसको एमओआरडी ने लाइव कर दिया है। तो आप सब लोग सबसे पहले जाकर के फटाफट अपने ऑर्गेनाइजेशन की पीएलआर नंबर जनरेट करें। ये पीआरआर नंबर आप kausal.ruler.gov.in से जाकर के जनरेट कर सकते हैं। जिसके पास पहले से पीआरआर नंबर है उनको भी नया पीआरआर नंबर लेना पड़ेगा, और जिनके पास नहीं है उनको तो लेना ही पड़ेगा। इस बार पीआरआर नंबर जनरेट करने में दो महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। इस बार इन्होंने टैन और जीएसटी मैंडेटरी कर दिया है। तो अगर आपके पास टैन नंबर नहीं है तो आप टैन नंबर के लिए अप्लाई करिए और टैन नंबर ले लीजिए, क्योंकि टैन और जीएसटी ये दो मैंडेटरी फील्ड है जो कि इस बार के पीआरएन नंबर के लिए इन्होंने मैंडेट किया है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूं कि इस बार किस तरह के पीआईए को किया जाएगा सिलेक्शन और किस तरह के पीआईए को दिया जाएगा प्रायोरिटी, और कौन ऐसे पीआईए हैं जो डीडीयू जीकेवाई प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इस बार पीआईए के लिए 4 तरह के कैटेगरीज बनाए गए हैं। तो सबसे हम पहले पता करते हैं कि कौन कौन एलिजिबल हो सकता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो या तो ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड है, या तो सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, एलएलपी है, पार्टनरशिप है, या स्टार्टअप है, उन सब को एलिजिबल कर दिया गया है। वो सब डीडीयू जीकेवाई 2.0 के हिसाब से प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक चीज और भी है कि अगर आप एनजीओ हैं तो आपका नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है, और अगर आप स्टार्टअप हैं तो जो स्टार्टअप की सर्टिफिकेट होती है वो मैंडेटरी है। और जो तीसरी सबसे बड़ी चीजें हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप को छोड़ के 3 साल पुरानी होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रस्ट है, सोसाइटी है, पार्टनरशिप फॉर्म है, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, स्टेट, नेशनल, किसी भी तरह का अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो वो अप्लाई कर सकता है डीडीयू जीकेवाई 2.0 के हिसाब से डीडीयू जीकेवाई के प्रोजेक्ट के लिए। अब जो पीआईए आप लोग अप्लाई करेंगे उसको इस बार 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। जो पहला कैटेगरी है वो है कैप्टिव एम्प्लॉयर्स का। कैप्टिव एम्प्लॉयर का मतलब होता है वो पीआईए, वो ऑर्गेनाइजेशन जो बच्चे को ट्रेंड भी करते हैं और खुद ही उसको हायर कर लेते हैं अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में। इस तरह के जो पीआईए हैं उसको कैप्टिव एम्प्लॉयर्स बोला जाता है। जैसे कि अगर कोई एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और वो ऑर्गेनाइजेशन अपना ट्रेनिंग विंग भी रन कर रही है, डीडीयू जीकेवाई से प्रोजेक्ट लिया, 100, 200, 400, 500 हजार बच्चों को ट्रेंड किया और उन 100, 200, 400, 500 हजार बच्चों को अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस कर दिया, तो इस तरह के कैटेगरी को कैप्टिव एम्प्लॉयर बोला जाता है। और जो 4 कैटेगरीज बनाया है पीआईए का, उसमें जो सबसे पहला कैटेगरी है वो कैप्टिव एम्प्लॉयर का ही है। दूसरा जो कैटेगरी है वो है एग्जिस्टिंग है। एग्जिस्टिंग पीआईए जो डीडीयू जीकेवाई में पहले से काम कर रखे हैं, जिनके पास डीडीयू जीकेवाई में काम करने का अनुभव है, लेकिन उनके लिए कंडीशन है कि अगर उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स 50% से एबव है तभी उनको एलिजिबल माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। तो एक कैटेगरी हो गया कैप्टिव का, दूसरा कैटेगरी हो गया एग्जिस्टिंग पीआईए का। बस एग्जिस्टिंग पीआईए के साथ कंडीशन क्या है कि उनके पास 50% से एबव प्लेसमेंट्स का रिकॉर्ड होना चाहिए। तीसरा है एक कैटेगरी जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है डीडीयू जीकेवाई में बट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो एक अलग कैटेगरीज है जिसको कहा गया है स्किल एजेंसी हु डोंट हैव एनी डीडीयू जीकेवाई एक्सपीरियंस। मतलब ऐसी एजेंसी जिसके पास डीडीयू जीकेवाई में एक्सपीरियंस नहीं है, बट वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और चौथा कैटेगरी है स्टार्टअप के लिए। स्टार्टअप फॉर स्किल रिकॉग्नाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी अगर कोई स्टार्टअप है जो स्किलिंग के लिए रिकॉग्नाइज किया गया है, जिनके पास सर्टिफिकेट है, वो भी एलिजिबल है। तो ये 4 कैटेगरी बना है।
पहला कैटेगरी कैप्टिव एम्प्लॉयर, दूसरा एग्जिस्टिंग पीआईए, तीसरा स्किल एजेंसी जिसके पास डीडीयू का एक्सपीरियंस नहीं है, और चौथा स्टार्टअप। तो ये 4 तरह के कैटेगरीज में सारे पीआईए को डिवाइड किया जाएगा। इसी हिसाब से उनको प्रायोरिटी भी दी जाएगी, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात आता है कि कौन कौन जो है वो एलिजिबल नहीं है। तो सबसे पहले वो पीआईए, एग्जिस्टिंग पीआईए जिनके सैंक्शन हुआ था बट रिकवरी प्रोसीडिंग गोइंग चल रहा है। यानी क्या होता है, डीडीयू में प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया, कई लोगों ने एडवांस ले लिया बट काम नहीं कर पाए, कंप्लीट नहीं कर पाए, तो डीडीयू एमओआरडी की टीम उन पे रिकवरी प्रोसीडिंग करती है। तो अगर कोई ऐसी पीआईए है जिन्होंने पास्ट में काम लिया, वर्क ऑर्डर सैंक्शन करवाया बट प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया, और उनके ऊपर अगर रिकवरी की प्रोसीडिंग चल रही है, तो वो एलिजिबल नहीं है। दूसरा एग्जिस्टिंग पीआईए जिन्होंने 50% से ज्यादा बच्चों का प्लेसमेंट नहीं करवा पाए, जिन्होंने ट्रेनिंग तो कर लिया बट 50% से ज्यादा बच्चों की प्लेसमेंट नहीं करवा पाए, वो भी एलिजिबल नहीं है। तीसरा वो स्किल एजेंसी जिसके अंदर में कोई भी मैनेजरियल स्किल्स पे हाई लेवल पे ऐसा कोई बंदा इन्वॉल्व है जो पहले किसी और ऑर्गेनाइजेशन में था और उस ऑर्गेनाइजेशन में डीडीयू ने रिकवरी प्रोसीडिंग चलाए। जैसे सपोज मैं आपको ये एग्जांपल की तरह समझाता हूं, एग्जांपल के साथ, कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। उसने लास्ट ईयर 2 साल पहले, 3 साल पहले या 1.5 साल पहले वर्क ऑर्डर लिया, काम नहीं किया। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर में एक रिकवरी प्रोसीडिंग की एमओआरडी की टीम ने कि भाई आप हमारे पैसे को वापस करिए। अब जो उनके डायरेक्टर थे उनका नाम था सपोज मिस्टर पी। उस मिस्टर पी ने क्या सोचा कि भाई ये कंपनी तो मेरी अब डिफॉल्ट हो गई, हम इसमें काम नहीं कर पाए, तो मैं एक नया कंपनी बना लेता हूं, या कोई अगर नई कंपनी है उसमें जाके जुड़ गए, वहां पे वो डायरेक्टर बन गए या वहां पे किसी मैनेजमेंट के रोल में आ गए, तो उन कंपनी को भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी इस बार इन्होंने केवल कंपनी को नहीं हटाया, उस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, उस कंपनी के जो सीनियर मैनेजमेंट हैं, अगर वो भी कहीं पास्ट में किसी ऐसी कंपनी के साथ इन्वॉल्व हैं जिस कंपनी पे रिकवरी प्रोसीडिंग चली हुई है, तो उस नए वाली कंपनी को भी डीडीयू के अंदर में कंसीडर नहीं किया जाएगा। बिल्कुल क्लियरली गाइडलाइन में मेंशन है। नेक्स्ट, कोई भी सिस्टम कंसर्न सब्सिडरी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जिसके ऊपर भी रिकवरी का प्रोसीडिंग चल रहा है, यानी रिकवरी प्रोसीडिंग वाले कंपनी के खिलाफ तो एमआरडी बिल्कुल इस बार सख्त है। वो कह रही कि भाई अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसके खिलाफ हमने रिकवरी प्रोसीडिंग करी हुई है और उससे मिलता जुलता कोई उसके सिस्टम कंसर्न, उसका कोई सब्सिडरी, उसका कोई बिंग अगर किसी नए नाम से अप्लाई करना चाह रहा है, तो हम उनको भी कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, कोई ऐसी एजेंसी जिसको किसी गवर्नमेंट ने ब्लैकलिस्ट किया हुआ है, और जो सबसे बड़ी बातें कही गई है जिसको वो लोग नहीं करें, कंसोर्टियम को बिल्कुल अलाउ नहीं किया गया है। नो कंसोर्टियम शैल बी अलाउड। पहले ये अलाउड था कि अब 2 कंपनी मिलके भी काम कर लेते थे, लेकिन इस बार नहीं किया गया। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह की जो कंपनी है वो इस बार एलिजिबल नहीं है इस चीज को करने के लिए। राइट। अब हम बात करते हैं प्रायोरिटी कि किस तरह की कंपनी को जो है क्या प्रायोरिटी दी जाएगी। तो सबसे पहला जो प्रायोरिटी है वो कैप्टिव एम्प्लॉयर को दिया जाएगा, क्योंकि कैप्टिव एम्प्लॉयर वो कैटेगरी होती है जिसमें पीआईए खुद ट्रेनिंग कराता है और खुद बच्चों को जॉब करवाता है अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में, अपने ही पेरोल पे। तो उनके लिए कहा गया है कि उनको 5000 तक का मैक्सिमम टारगेट दिया जा सकता है। प्रोजेक्ट की जो पीरियड होगी वो 3 साल की, यानी 3 साल के अंदर में उनको 5000 नंबर तक दिया जा सकता है, या उनका जो टोटल मेन पावर है जो उन्होंने ईपीएफ और ईएसआईसी में रजिस्टर्ड किया है कि मेरी इतनी की कैपेसिटी है, उसके 40% तक भी टारगेट उनको एलोकेट किया जा सकता है। दूसरी बात आती है एग्जिस्टिंग स्किलिंग की। सो एग्जिस्टिंग स्किलिंग एजेंसी यानी जो पहले से ही डीडीयू में थे, जैसा कि मैंने बताया, और 50% से ऊपर की प्लेसमेंट किया, ये दूसरी कैटेगरी है। सो वो एग्जिस्टिंग जिनके पुराने एक्सपीरियंस भी हैं और 50% से अधिक का प्लेसमेंट भी किया है, उसके लिए 10,000 नंबर तक भी मैक्सिमम मिल सकता है। 3 साल की इनकी भी ड्यूरेशन होगी प्रोजेक्ट की। 10,000 में मैक्सिमम बता रहा हूं, एक बार में 10,000 नंबर्स नहीं मिलेंगे,
3 साल तक 10,000 नंबर मैक्सिमम मिल सकता है एज पर करंट कैपेबिलिटी, बट वो एलिजिबल है 10,000 नंबर तक करने के लिए एज पर द गाइडलाइंस। और एक टाइम पे तो मैक्सिमम जो नंबर्स उनको मिलेगा वो 1200 ही मिलेगा। इसमें क्लियरली मेंशन है कि प्रोजेक्ट सेट कैप द 1200 अर्जेंट विद द कलेक्शन ऑफ कंटिन्यूस टॉप अप। उसके बाद उनको टॉप अप करता जाएगा और मैक्सिमम टॉप अप 10,000 नंबर तक उनको 3 साल के अंदर में मिल जाएगा अगर वो करते हैं तो। बैच वाइज फंडिंग होगी, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। इस पर कोई प्रोजेक्ट वाइज फंडिंग नहीं है। हर बैच का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाएगा और हर बैच वाइज आपको पे आउट मिलेगा। जो नेक्स्ट तीसरी कैटेगरी है सी कैटेगरी, वो जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्रेशर वाला कि स्किलिंग एजेंसी दैट डू नॉट हैव एनी DDU-GKY एक्सपीरियंस, उनके लिए 3,000 नंबर मैक्सिमम रखा गया है। उनको 3,000 नंबर तक मिल सकता है मैक्सिमम, और उनकी भी 1200 नंबर्स का कैपिंग है एज पर देयर परफॉर्मेंस, कि जैसे जैसे वो परफॉर्मेंस करेंगे उनको वैसे वैसे नंबर टॉप अप होता चला जाएगा। तो ये 3 कैटेगरी है। और जो लास्ट कैटेगरी है जिसके लिए मैं बात कर रहा था वो है रह गया अपना स्टार्टअप्स। सो स्टार्टअप्स की 3 साल का मिलेगा, 1200 नंबर्स मिलेंगे, इनको भी बैच वाइज फंडिंग मिलेगा। तो ये आज की वीडियो में मैंने आपको विस्तार से बताया कि किस तरह की एजेंसीज जो हैं वो एलिजिबल हैं, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो एलिजिबल हैं, किस तरह के कैटेगरी में उनको डिवाइड किया जाएगा और किस कैटेगरी के पीआईओ को कितना मैक्सिमम टारगेट मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि PRN नंबर के लिए पोर्टल लाइव हो चुका है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है अपना PRN नंबर जनरेट करना है, क्योंकि जैसे ही DDU-GKY की EOI फ्लोट होगी, अगर आपके पास PRN नंबर नहीं होगा तो आप EOI में अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो क्या करना है कि अपना PRN नंबर जनरेट करना है, जिसके लिए 2 चीज बिल्कुल मैंडेटरी कर दी गई है, एक GST नंबर और दूसरा टैन नंबर। तो वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आप सबों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और स्किल से रिलेटेड हर एक स्कीम की अपडेट से रिलेटेड चीज़ों की जानकारी के लिए चैनल के साथ बने रहें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट्स जरूर करें, कोई सुझाव हो तो जरूर दें।